मेरे दोस्तों पूरे साल मेहनत की, लाखों रुपए खर्च किए, दिन रात एक कर दिया। जब जाके यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और पता चला कि सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। मेरे दोस्तों 40% बच्चे यूपीएससी सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते और इसी वजह से उनकी आगे की जर्नी रुक जाती है। और मैंने अनेकों ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पिछले 3-3, 4-4 साल से सीसेट ही क्वालिफाई नहीं हुआ, जबकि उनके जीएस वाला पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार था। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, मैं राकेश है। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं सीसेट के तरीकों पर कि आप हो सकता है कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो। इस वीडियो के थ्रू शायद आप अपनी गलती ढूंढ पाए और मैं साथ के साथ कोशिश करूंगा उनका समाधान भी दे पाऊं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो सीसेट है वो एक ऐसा एग्जाम का लेवल नहीं है या ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आपको मैथमेटिशियन होने की जरूरत है या मैथ बैकग्राउंड होने की जरूरत है। सच बात कहें तो जितना आपका मैथ बैकग्राउंड होगा उतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पेपर सोल्व करना। देखिए, कितने ही आईआईटीएन हैं, कितने ही एमबीबीएस डॉक्टर थे, कितने ही अलग अलग फील्ड के लोग थे जो अपने फील्ड में बहुत मेहनत करने वाले थे, 6-6 महीने, साल भर तैयारी करते रहे, लेकिन 2023 का सीसेट हो या 2026 का सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। आपको समझना होगा कि सीसेट क्या डिमांड कर रहा है। देखिए, आपको सीसेट की तैयारी करते वक्त 300 घंटे या 400 घंटे देने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूं कि यूपीएससी का बच्चा बहुत सिंसियर होता है और उसकी सिंसियरिटी का अधिकतर जो हिस्सा है वो जीएस जैसे पोर्शन पे इन्वेस्ट होता है, और हम चाहते भी नहीं कि वो मैथ, रीजनिंग या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे पोर्शन पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप 40 से 45 घंटे मैथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 से 20 घंटे आप रीजनिंग में इन्वेस्ट कर लें और लगभग 30 से घंटे आप इंग्लिश में इन्वेस्ट कर लें, तो मेरे बच्चे आपका सीसेट बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। आपको उस माध्यम को पकड़ना पड़ेगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि यूपीएससी सीसेट में 80 सवाल आते हैं। हर एक सवाल 2.5 नंबर का होता है और 2.5 नंबर होने की वजह से हमारे 200 नंबर का पेपर हो जाता है। हमें क्वालिफाई करने के लिए 66 नंबर की जरूरत होती है, 66 नंबर की जरूरत होती है, यानी 66 नंबर सीसेट में आ गए तो क्वालिफाई हो गए। अगर 2.5 से अगर हम इसे भाग दें तो लगभग 26 पॉइंट समथिंग आता, मतलब 27 सवाल आपको ठीक करने होंगे। अगर 27 सवाल आप ठीक कर गए तो आपका सीसेट क्वालिफाई हो गया। दिक्कत कहां है कि जब बच्चा अटेम्प्ट 40, 45, 50, 60 क्वेश्चन करने लग जाता है तो वहां हमें यह समझना होगा कि उसकी सीसेट क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती। हमें उन चीजों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना होगा और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं चीजों की बात करने जा रहा हूं। और सीसेट में हमें यह भी समझना होगा कि हर गलत उत्तर के लिए आपको 0.833 नंबर भी कटते हैं, 1/3 नंबर आपके कैंसिल भी हो जाते हैं। तो इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और आप तुक्काबाजी करना, तुक्काबाजी वही बच्चा कर पाता है जिसको अराउंड 60 to 80% जिसको चीजें आती है, क्योंकि उसको जजमेंट होता है कि तुक्केबाजी कैसे लगाई जाती है। मैं हमेशा जब पढ़ाता हूं तो एक चीज कहता हूं कि पेपर, चीजें सीखना एक अलग चीज है, लेकिन पेपर देना एक आर्ट होती है और उस आर्ट को डेवलप करना पड़ता है आपको। तो आज मैं इन्हीं सारी चीजों पर बात कर रहा हूं कि कैसे हम 27 सवाल टिक करें और बहुत कम टाइम में चले और 27 के 27 हमारे ठीक हो। इस बात का कैसे शॉर्ट चीजों को किया जाए, हम इसी चीज पर आज बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ डाटा निकाला जिसके आधार पर हम कुछ इवेल्युएशन कर पाए। जब हमने उस डाटा को चेक किया तो पता चला हमें कि भैया 2023 में 10 लाख बच्चों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा और 2026 आते आते इन फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या 8,19,732 होगी। आप देख रहे हैं लगातार फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या घटती चली जा रही है। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पे अगर हम सिलेक्शन का रेट देखें, प्रीलिम से मेंस जाने वाले बच्चों का, तो सिलेक्शन का रेट भी लगातार घटता चला जा रहा है। यानी परसेंटेज वाइज देखें तो पॉइंट का ही डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो डिफरेंस ही माना जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं वो घटते चले जा रहे हैं। और 2026 में जितने भी यूपीएससी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो उनकी मैंने वीडियो देखी, जो समझा, उसमें ये अनुमान समझ में आया कि लगभग 40% बच्चे ऐसे थे जो सीसेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर वो सीसेट क्लियर कर लेते तो ये 40 बच्चे भी इस समय फाइट कर रहे होते। मैंने पिछले 4 साल के पेपर उठाए और उसके आधार पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि कब क्या क्या चीज मुश्किल थी, कब आसान थी और कौन सी चीज टफ थी। मेरे बच्चे, अगर मैं मैथ की बात करूं, क्वांट पोर्शन की, तो 2023 में बहुत टफ पूछा गया और 2026 में भी टफ पूछा गया। इस टफ के पीछे के कुछ कारण भी समझाता हूं कि किस वजह से मैं उसे टफ बोल रहा हूं। 2024 और 25 में मॉडरेट पूछा गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो हमेशा ही मॉडरेट या इजी रही है। टफ रीजनिंग कभी भी नहीं पूछी गई इन 4 सालों में, हमेशा इजी या मॉडरेट रही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इजी था 2025 में भी इजी था, लेकिन 2026 में वो टफ हो गया। उसके पीछे कारण थे कि छोटे छोटे बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर दिए गए और बच्चे को उस पैटर्न की इतनी आदत भी नहीं थी, उसी वजह से वो थोड़ा सा फंस भी गया था वहां पे। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी मैंने आपको बताया डिफिकल्टी लेवल क्या था 2023 से 26 के बीच में। मेरे बच्चे, 2023 में 38 सवाल मैथ के रहे, 24 में 35 सवाल मैथ के रहे, 35 सवाल ही 2025 में रहे मैथ के, और 2026 में 38 सवाल मैथ के रहे।
हो सकता है कि 4 से 5 सवाल या 3 से 4 सवालों का डिफरेंस आप रीजनिंग में शामिल करेंगे, रीजनिंग वाले टीचर होंगे तो 17-18 सवाल रीजनिंग के बोलेंगे। कारण क्या होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लॉजिकल बेस्ड होते हैं, उसको मैथ वाला मैथ के तरीके से करा देता है, रीजनिंग वाला रीजनिंग के तरीके से करा देता है। लेकिन मुझे अमूमन ये लगता है कि सीसेट में कोई भी ऐसा साल नहीं है जहां 35 से ज्यादा सवाल मैथ से ना पूछे जाए। हाँ जी, रीजनिंग में वही 15 से 20 के बीच में ही लगातार घुमाता रहता, वही एवरेज है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो लगभग 25 के आसपास सवाल यहां से भी पूछे जाते हैं। लेकिन हम एक बात मोटे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो मैथ वाला सेक्शन है, क्वांट वाला जो सेक्शन है, वो लगभग हर बार 45% की रेंज में ही रहा है, 47% यानी इसी रेंज में उसकी वैल्यू रही है। यानी परसेंटेज वाइज हम कह सकते हैं कि मैथ का रोल सबसे बड़ा है सीसेट में। इसीलिए मैं कैरियर पे बाकी सारे बैचेस को पढ़ाते पढ़ाते भी आपके लिए टाइम निकाल के आज बात कर रहा हूं, ताकि हम इस समस्या का समाधान निकाल सके। अब मैं स्पेसिफिकली अगर मैथ पे बात करने लगूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं मैथ में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए 2025 और 26 में, और वो टफ थे, मॉडरेट थे, इजी थे, उस कैटेगरी को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए यार, परसेंटेज अगर हम चैप्टर की बात कर लेना तो 2026 में मात्र एक ही सवाल पूछा गया, और वो एक सवाल बहुत आसान था। ऐसा सवाल था जिसको 2 से 3 सेकंड में पढ़ के ही तोड़ा जा सकता है, बहुत आसान था। जबकि 2025 में 3 सवाल आए थे और तीनों के तीनों मॉडरेट टाइप सवाल थे, यानी उनको पढ़ना भी पड़ रहा था, समझना भी पड़ रहा था, और फिर उनमें कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही थी। उसके बाद मेरे बच्चे बात करें रेशियो प्रोपोर्शन की, तो 2 सवाल आए, दोनों ही लगभग मॉडरेट इजी की कैटेगरी में थे। वही सेम 2025 में रहा। 2026 में प्रॉफिट एंड लॉस से एक भी सवाल नहीं आया, SICI से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और एज से भी एक भी सवाल नहीं आया। और सेम यही चीज मेरे बच्चे 2025 में भी थे कि इन चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना। अब इसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क से, पाइप एंड सिस्टम से। मेरे भाई 2026 में एक भी सवाल नहीं आया, लेकिन 2025 में 2 सवाल पूछे, और दोनों ही सवाल ऐसे थे जो इजी और मॉडरेट की कैटेगरी में थे, डिफिकल्ट सवाल नहीं थे। इस बार टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 4 सवाल पूछे गए, और 4 सवाल में 2 सवाल सच में डिफिकल्ट थे एक स्टूडेंट की नजर से, और बाकी 2 सवाल इजी मॉडरेट थे। जबकि 2025 में मात्र 2 ही सवाल पूछे, दोनों इजी और मॉडरेट कैटेगरी के थे। अब मैं कुछ खास चीजों पे चर्चा कर लेता हूं नंबर सिस्टम पे। देखिए, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और नंबर सिस्टम को इस कैटेगरी तक ही नहीं रखिएगा, क्योंकि जो मिसलेनियस है ना, ये भी अपने आप में नंबर सिस्टम, पूरा मिसलेनियस जो होता है वो नंबर सिस्टम से ही मिलकर बना होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा HCF एलसीएम भी अगर हम ले लें तो ये भी नंबर सिस्टम की मदद से ही सोल्व होता है। तो अगर नंबर सिस्टम की मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो एक सवाल जो प्योर नंबर सिस्टम से था वो टफ था, बाकी जो 10 सवाल थे वो मॉडरेट और इजी कैटेगरी के थे। ये 5 सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन थे, रटे रटाए पैटर्न से थे, और उनसे ये सवाल होने लग रहे थे। मैंने इजी कैटेगरी जो बनाई है वो इस बात पे भी बनाई है कि कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो PYQ से रिलेटेड थे, यानी पीछे जो पेपरों में सवाल आए हैं 2012-13 से लेकर आज 2025 तक, उनमें से कितने सवाल एज इट इज पूछे गए हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, HCF एलसीएम की बात करें तो एक सवाल टफ बना रखा था, बाकी एक सवाल बहुत आसान था। ये टफ इस नजर में था क्योंकि इसमें 3 नंबर देके और फिर उसके पॉसिबल पेयर पूछे हुए थे, तो उस पॉसिबल पेयर को फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग रहा था, करीबन 2-3 मिनट टीचरों को भी लगे उस आपको समझाने में, तो इसलिए मैंने उसको टफ कैटेगरी में रखा। उसके बाद अगर हम बात करें मिसलेनियस, 5 सवाल मॉडरेट हैं, एक सवाल बहुत आसान दिया और एक सवाल बहुत टफ दिया। देखिए, ये कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम से ही चीजें रिलेट करती। कैसे सवाल बनते मैं समझा भी देता हूं, ताकि आप समझ पाएंगे कि मैं कैसे कह रहा हूं कि मिसलेनियस क्वेश्चन यहीं से बनते। जैसे सवाल ने दे दिया कि कोई सर्कल है और इस सर्कल पे 30 लोग बैठे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 30 लोग बैठे हुए हैं। फिर कह देता है एक आदमी यहां से यहां आया तो 1 का गैप लिया, ये आगे 2 का गैप लेगा, फिर 3 का गैप लेगा, ऐसे सवाल बनते हैं। तो ये सवाल होते तो मिसलेनियस है, लेकिन इनमें लगता नंबर सिस्टम का अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन वाला पार्ट लगेगा, किसी में जीपी लगेगा, किसी में और नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब इनमें नंबर सिस्टम अप्लाई होता है। तो भाई, अगर सच मायने में सिर्फ नंबर सिस्टम चैप्टर की बात करें ना हम, तो 11 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम प्योर आए हुए थे, और 5 एक 6 और एक 7 क्वेश्चन थे मेरे बच्चे मिसलेनियस के। और मेरे भाई HCF एलसीएम से 2 सवाल पूछे गए इस बार। और इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी थी, जैसे इस बार प्रोबेबिलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सिर्फ 1 सवाल पूछा, जबकि लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी से एक भी सवाल नहीं पूछा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 1 सवाल भी नहीं पूछा। ये सारे भी नंबर सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। तो 11 और 1 12, 2 14 और 7 21, यानी लगभग 20 से 21 सवाल नंबर सिस्टम से आते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं पूरे मैथ को ओवरऑल लेके कि आपको मैथ की कैसे तैयारी करनी चाहिए और कहां कहां एक बच्चा गलती कर देता है। देखिए यार, सारा गेम इस बात पे नहीं है कि आपका बेसिक मैथ है या नहीं, आपने कहां तक मैथ पढ़ा है नहीं पढ़ा। सारा गेम इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका IQ कैसा है, मतलब आप चीजों को जल्दी समझ लेते हैं या आपको चीजें समझने में देर लगती है। दोनों चीजों पे चलना है। जिन बच्चों का IQ बहुत अच्छा है
वो मेरे प्यारे बच्चों 100% तैयारी कर सकते हैं। यानी सी सेट में 80 के 80 सवाल तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैथ में जितने भी सवाल आ रहे हैं सारे सवाल ठीक किए जा सकते हैं, और वो बहुत आसान काम होता है अगर आईक्यू आपका उतना अच्छा है। लेकिन अगर हम नॉर्मल बच्चों की बात करें, जो बच्चे इस समय सी सेट डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, उनको लेकर अगर हम बात करें तो आपको समझना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लेते हैं एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क। अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे टाइम एंड वर्क पूरे का पूरा चैप्टर तरीके से खत्म करना है कि इसमें कोई टाइप ना बचे या अधिकतम हिस्सा कवर हो जाए, तो मुझे पढ़ाने में से लगेंगे 7 घंटे। 7 घंटे की तो मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, और 7 घंटे के बाद 14 घंटे की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 14 और 7 21 घंटे जब आप इस पे बिता लोगे तो आप टाइम एंड वर्क में एक्सपर्ट हो पाएंगे। लेकिन बात यह है कि क्या टाइम एंड वर्क उस डिफिकल्टी लेवल का पूछा जा रहा है एग्जाम में, जिस डिफिकल्टी लेवल के लिए हम 21 घंटे इन्वेस्ट करें, और इस बल्कि इसके बाद रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, वो टाइम अलग? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सच यह है कि टाइम एंड वर्क में आपको मात्र ही 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर मोर देन एनफ। 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर अपने आप में बहुत है, क्योंकि जो भी सवाल बनते हैं टाइम एंड वर्क में वो इस 30 से 40 मिनट के कॉन्सेप्ट में ही कवर किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से कवर किए जा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको 100% कोई चीज कंप्लीट पढ़नी है तो मेरे दोस्त आपको 21, 22 घंटे, 30 घंटे देने पड़ेंगे उस चीज में एक्सपर्टीज लाने के लिए। लेकिन अगर आप पेपर तक ही सीमित रहना चाहते हैं कि भाई मुझे तो एक बार ये सी सेट की बला से दूर होना है, तो आपको मात्र 30-40 मिनट का समय लगेगा, और लगभग 1 घंटा इसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी उन्हीं सवालों की और कुछ नए सवालों की। और उसके बाद आप टाइम एंड वर्क की किसी भी क्वेश्चन को, जो मैं 2012-13 के आसपास से अंदाजा लगा रहा हूं, 2012-13 से 2026 तक जितने भी सवाल आए हैं वो सारे पीवाईक्यू आप इजीली सोल्व कर पाए। लेकिन अगर वहीं हम बात करें नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर की, तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने आपको बताया भी कि नंबर सिस्टम लगभग 20 से 22 नंबर के बीच में वेरी करता है, क्योंकि इसी के अंदर मिसलेनियस वाली चीजें भी आती हैं। अगर मैं चाहता हूं ना कि इसे 100% कवर करूं, तो भैया मुझे कम से कम 30 घंटे देने पड़ेंगे इसको। अब बात यह आती है कि क्या इसे 100% करना जरूरी है? अगर मेरी नजर से देखोगे तो जरूरी है, क्योंकि आप यहां 30 घंटे अगर नंबर सिस्टम में इन्वेस्ट कर देते हैं ना, जहां 20 से 22 सवाल आते हैं, तो विश्वास मानिए 15 से 16 सवाल तो ऐसे होंगे पेपर में जो आप देखते ही खत्म कर देंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे, एक फिक्स पैटर्न पे सवाल होंगे, कुछ नई चीजें भी होंगी, तो जो क्लास में करा रखी उसी के अंदर की चीजें होंगी और आप बहुत आसानी से कर देंगे। जो बाकी 5 से 7 सवाल आपके बच जाते हैं, ये ऐसे होंगे जो टाइम टेकन होंगे, कुछ नया सोचना होगा, कुछ पेशेंस रख के थोड़ा आईक्यू भी अपना इस्तेमाल करना होगा और उसके आधार पर करना होगा। लेकिन अगर हम 30 घंटे पढ़ ले रहे हैं और 30 घंटे के बाद हम 22 के 22 सवाल सोल्व करने की सिचुएशन में हैं, और किसी भी परिस्थिति में मैं ये कह रहा हूं कि 15 से 16 क्वेश्चन आप ठीक कर ही देंगे, इस बात का पूरा गारंटी में ले सकता हूं। अगर आप 30 घंटे इन्वेस्ट करते हैं तो 15-16 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लेंगे। तो 15-16 क्वेश्चन के लिए हमें समय इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर की, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस पिछले 3 साल से सवाल ही नहीं आ रहा। भैया बिल्कुल ठीक बात है, प्रॉफिट एंड लॉस तसल्ली बख्श करना है तो भैया आपको कम से कम 8-9 घंटे लगाने पड़ेंगे। हम एसएससी हो या बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 8-9-10 घंटे भी लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को तरीके से खत्म कराने के लिए, बहुत सारी टाइपें बनती है। लेकिन सी सेट में हमें क्या करना चाहिए? तो सी सेट में यार ज्यादा नहीं, बस 40 से 50 मिनट या 1 घंटे का मैक्सिमम लेक्चर देख लेना चाहिए, और 1 घंटे लेक्चर के बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेटेज नहीं है। तो हमें यहां थोड़ा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, किस चीज की कितनी जरूरत है, क्या कोई चीज पूरा वक्त देके पढ़नी चाहिए या किसी चीज को ऊपर ऊपर से निकल जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैथ में टॉपिक वाइज बहुत कुछ मैटर करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और एक प्रोबेबिलिटी। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे लगभग 2 सवाल हर बार आ जाते हैं। जैसे इस बार प्रोबेबिलिटी से एक भी सवाल नहीं आया, 2025 में भी नहीं आया, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 1 सवाल आया। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझाने पे आऊं ना पूरी तरीके से, तो आप में से जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होगा ना, उनको बहुतों को दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि मतलब आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे सोच में, क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी नहीं है पीछे। लेकिन बात यह कि क्या मुझे इतना डिटेल में पढ़ना है? जवाब है बिल्कुल नहीं यार। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट है 20 से 25 मिनट में वो रिजल्ट आप खत्म कर दो बस। देखिए 20 से 25 मिनट जब आप पढ़ेंगे ना, तो एक रिस्क तो रहेगा कि मान लीजिए एक सवाल आया, तो ये गारंटी नहीं है कि 20 से 25 मिनट में वो सवाल आप कर ही देंगे। लेकिन हाँ, इतना काबिल आपको जरूर बना दिया जाएगा 20 से 25 मिनट में कि 50% चांसेस होंगे कि वो क्वेश्चन आप कर ले। हाँ, ये दावा जरूर रहेगा कि 2012-13 से 2026 तक जितने भी सवाल आए हैं वो सवाल आप सारे कर पाएंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड लाऊंगा, बहुत गहरी समझ देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूं।
देखिए, कई जीवन में ना कई ऐसे रास्ते होते हैं जहां बहुत गहराई में नहीं जाना चाहिए। आप बहुत गहराई में जाके कुछ मोती ढूंढ भी लाए तो आपका समय बहुत खराब हो जाएगा। कि इरफान खान करके एक्टर था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्तों की सच्चाई पता चलती है तब तक लौटने का वक्त तय हो जाता है। मतलब कई बार जब आप किसी चीज की गहराई में इतने उतर जाते हैं ना, तो जब गहराई से जिस दिन बाहर आते हैं उस दिन पता चलता है कि आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए, है ना। तो आप वो काम मत करिए, मेरी समझ से उतनी जरूरत नहीं है। रिस्क ले सकते हैं हम इजीली। 80 सवाल है, 80 में से 27 सवाल ठीक करने हैं हमें 80 में 80 ठीक थोड़ी करने हैं यार। हाँ, अगर आप 80 में 80 ठीक करना चाहते हैं तो एक तरीका है कि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ें, करीबन 6-7 घंटे लगेंगे भाई, पूरा बेसिक से सेम ही प्रोबेबिलिटी, 2-3 स्टैंडर्ड की चीजें जिनसे अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, और हम एक प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं कि यार 50% सवाल हम सोल्व कर लेंगे। हो सकता है 50% कुछ नया बना दे तो ना भी कर पाए, तो आप घबराइए मत। मैथ में बहुत सारे चैप्टर है, और उन बहुत सारे चैप्टर में बड़े सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां से आप 100% सवाल को सोल्व कर पाएंगे। कुछ चैप्टर ऐसे जहां नहीं हो पाएगा, एक दो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मैथ की कहानी है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसी तरह से रीजनिंग वाले टीचर भी आपको बात करेंगे अभी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं पिछले कुछ सालों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीजनिंग का ट्रेंड है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। 2017 से लेके 2026 तक यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम मैंने लिखे हुए हैं। पिछले 10 साल में रीजनिंग में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। अगर मैं बात करूं 17 की, तो 20 क्वेश्चन हमारे पूछे गए। फिर 26 क्वेश्चन 2019 में सबसे ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको पता होगा कि सीसेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 33% मार्क्स हमें चाहिए, ओनली 33% मार्क्स। ठीक है, और 33% मार्क्स आउट ऑफ 80 अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग 27-28 क्वेश्चन में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। और अकेले 26 क्वेश्चन 2019 में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से पूछे गए थे। 14 क्वेश्चन है ना, 24, 15, 17, 17, 15, और इस साल जो सीसेट का पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग के टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रेटजी है और आपको पता है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके जरिए आप 100% अपना सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो रीजनिंग में हमारे ढेर सारे टॉपिक्स हैं। देखो, अगर मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूं तो रीजनिंग में टोटल 47 चैप्टर्स हमारे बनते हैं। लेकिन ये जो 47 चैप्टर्स हैं, अगर हम सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक यूपीएससी एस्पिरेंट पूरे के पूरे 47 चैप्टर्स नहीं पढ़ सकता, और ना ही वो इतने सारे चैप्टर में इतना सारा समय दे सकता है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ये हमारे लेटेस्ट ट्रेंडिंग 11 चैप्टर्स हैं जिनसे सीसेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हर बार मिनिमम एक क्वेश्चन आना ही आना है, और एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 18 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उन 18 से 20 क्वेश्चन में ये गारंटी है, ये कंफर्मेशन है कि ये 10 से 11 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए। कहने का मतलब है, और ये जो 10 से 11 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इन 10-11 क्वेश्चन की तैयारी के लिए आपको 100 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। हार्डली 15 to 20 आवर, मतलब 15 से 20 घंटे अगर आप देते हो तो ये 10 से 12-15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में कंफर्म हो जाएंगे। सही, सत्येंद्र सर भी आपको इंग्लिश में कराएंगे। मैं बात करूंगा सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के अंदर क्या ट्रांजिशन हुआ है 2023 से लेकर के 2026 तक। लेकिन उस ट्रांजिशन पे जाने से पहले कुछ और बेसिक बातें हमें यहाँ समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को इंग्लिश से जोड़ लेते हैं, जबकि आपको पता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का एज सच टेस्ट नहीं है, जैसा कि हमारे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है। क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस टेस्ट किए जाते हैं, यानी हमारे तीनों विंग टेस्ट होते हैं। बट अगर हम यूपीएससी सीसैट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, दैट्स इट। तो एक्चुअली यूपीएससी आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता है कि कोई कंटेंट अगर आपके सामने है तो क्या आप उस कंटेंट को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, इवेलुएट कर पा रहे हैं, काम की डिटेल्स उसमें से निकाल पा रहे हैं, उन डिटेल्स को अप्लाई कर पा रहे हैं उन क्वेश्चंस में, और उन क्वेश्चंस का सही जवाब निकाल पा रहे हैं या नहीं। तो एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन वो जरिया है जिसके जरिए आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी इवेल्युएशन एबिलिटी, ये सारी एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है। अगर हम 2023 में बात करें तो 27 क्वेश्चंस थे कॉम्प्रिहेंशन में, 2024 में 27, वो 2025 में 29 क्वेश्चंस, और 2026 में ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 पे आ गए। तो ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ओवरव्यू। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें,
So RC has been the backbone of CSAT, nearly 1/3 of the paper across 3 years before communication skills returned in 2026. तो इसमें 2026 में जो CSAT हुआ, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है मास्टर करने का, बिकॉज बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट यू हैव टू बी गुड एट कम्युनिकेशन, राइट। तो इसके पहले अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2023 से 25 के बीच में कॉम्प्रिहेंशन मेड अप नियरली 1/3 ऑफ द पेपर, वो आपको देखने को मिला, बिकॉज इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम हुए, 29 के करीब। 26 reduced RC count because communication and interpersonal skills questions returned after several years. तो बहुत सालों के बाद ये इसकी वापसी हुई है इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस की। एंड डिस्पाइट फ्यूअर क्वेश्चंस इन 2026 इंटरप्रिटेशन डिमांड्स स्टेड हाई। इंटरप्रिटेशन डिमांड का क्या मतलब है कि जो कहा जा रहा है आप उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं या नहीं। बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वी बिकम जज्बाती वाइल वी आर गोइंग थ्रू द पैसेज। हम अपने रंग से उस पैसेज को देखने लग जाते हैं, जबकि हमें क्या देखना है, ऑथर्स के पर्सपेक्टिव से। सो यू हैव टू सी द पैसेज फ्रॉम ऑथर्स पर्सपेक्टिव। बट होता क्या है कि हम अपनी सब्जेक्टिविटी उसमें डाल देते हैं और वहीं से समस्या पैदा होती है, और उसी को हमें मास्टर करना है। आरसी हैज शिफ्टेड फ्रॉम टेस्टिंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टू टेस्टिंग क्रिटिकल इन्फरेंस बेस्ड रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आरसी एक्चुअली सीआर है अभी सीसैट के अंदर, क्रिटिकल रीजनिंग है, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उन अजम्पशंस की वैलिडिटी टेस्ट होती है। इन्फरेंस और कंक्लूजन के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। और इसीलिए जब हमारा भी पिछला कोर्स भी आया था सीसैट के ऊपर करियर वेल ऐप पे, तो मैंने पूरी सीआर की थियरी आपको पढ़ाई थी। बिकॉज अगर इन टर्म्स के बीच के डिफरेंसेस आपको क्लियर नहीं है, इनकी क्या मीनिंग है वो आपको क्लैरिटी नहीं है, किस तरह से ऑप्शंस में कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो क्योंकि ऑप्शंस बड़े क्लोज होते हैं वहाँ पे फंसने के बहुत चांसेस है। तो अगर सीआर पे आपकी मास्टरी है तो आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर 2023 के आरसी के एनालिसिस करें तो डिफिकल्टी लेवल को मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में रखा गया था। पैसेज की जो थीम थी वो फिलोसफी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, एथिक्स एंड सोशियोलॉजी। तो ये अलग अलग एरियाज की आपको खिचड़ी भी मिल सकती है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर भी पूरा पैसेज हो सकता है। बट ज़्यादातर हम ये देखते हैं जो सीसैट के पैसेजेस हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, मतलब उसमें आपको 2, 3, 4 अलग अलग डिमेंशंस, अलग अलग डोमेन्स की खिचड़ी नजर आती है। उन डॉट्स को कनेक्ट करने की एबिलिटी वो एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर रहा होता है। व्हाट मेड इट डिफिकल्ट? एक तो क्लोज ओवरलैपिंग आंसर ऑप्शंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आरसी का। हमें लग रहा होता है कि नहीं सारे ऑप्शन तो ठीक ठीक लग रहे हैं, तो किस तरीके से एग्जामिनर ये क्लोज ऑप्शंस डिजाइन करते हैं उसका तरीका है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है उसका भी तरीका है, किस तरीके से हमें गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। 2024 की बात करें, मॉडरेट लेवल था। क्लाइमेट, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमी, दीज वर द पैसेज थीम्स। अगर की फीचर की बात करें तो थोड़ा बैलेंस था, मोर बैलेंस कंपेरेटिवली लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर के। डायरेक्ट पैसेज थे, स्लाइटली शॉर्टर आरसी एक्सट्रैक्ट्स, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सीसैट का। यहाँ पे पैसेज के लेंथ बहुत छोटे होते हैं, बट कम लाइन्स में वो बड़ी बातें कह जाते हैं। 25 में आते हैं तो यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला गया। RC became lengthy again, built on dense academic writing. The biggest challenge was time management rather than raw conceptual difficulty. AI, public policy, economics, environment and social sciences. अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो समरी बेस्ड क्वेश्चन, समरी, मेन आइडिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑथर, एक ही बात को पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। इन्फरेंस एंड हिडन अजम्पशंस, लॉजिकल कंक्लूजन के क्वेश्चंस एंड वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट मिल जाते हैं। कभी कभार वैसे संभावना कम होती है कि वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट या फ्रेज इन कॉन्टेक्स्ट आपको पूछा जाए, बिकॉज ये भी एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। अगर 2026 की बात करी जाए तो अगेन मॉडरेट टू हार्ड के अंदर आया। आरसी क्वेश्चंस ड्रॉप टू अबाउट 23 एज कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स क्वेश्चन रिटर्न आफ्टर सेवरल ईयर्स। बट यहाँ पे भी अगेन इंटरप्रिटेशन जो है उसकी डिमांड हाई रही। पैसेज थीम्स की बात करें तो इकोनॉमी, सोसाइटी, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब कुछ था। मेजर चेंजेस जो हुए, कम्युनिकेशन स्किल्स क्वेश्चंस रिटर्न, आरसी रिक्वायर्ड केयरफुल एंड क्लोज इंटरप्रिटेशन, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग ग्रू मोर कंसेप्चुअल एंड लेंदी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एट टाइम प्रेशर। जो की टेक अवे है इस पूरे डिस्कशन का वही है कि आरसी हैज शिफ्टेड फ्रॉम टेस्टिंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टू टेस्टिंग क्रिटिकल रीजनिंग थ्रू रीडिंग। तो वो आपको वहां पे अपनी रीजनिंग फैकल्टी अप्लाई करनी पड़ेगी और सवालों का जवाब देना होगा। मेरे बच्चे, आपने रीजनिंग और इंग्लिश के टीचर की बात सुनी और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। मुझे लगता है कि जब भी आप पेपर देने जाएं या इन पीवाईक्यू का जब भी आप प्रैक्टिस करें तो, या सीसेट का जब भी पेपर देना, तो उसका तरीका ये है कि आप 40-40 मिनट के 3 सेगमेंट बना लें। 120 मिनट का पेपर है। पहले 40 मिनट में आप वो क्वेश्चन उठाएं
जो सबसे इजी है और आप 100% जिन्हें सोल्व कर सकते हैं। वो मैथ के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे और इंग्लिश के होंगे। उसके बाद अगले 40 मिनट आप वो क्वेश्चन पिक करिए जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि सवाल आते हैं लेकिन टाइम टेकन है, तो उस समय उस पर टाइम इन्वेस्ट करिए। और जब आपका डाटा इतना शॉर्ट हो जाए कि हाँ मैं श्योर हूं कि मेरे ये सवाल ठीक है, 30, 32, 35 सवाल मेरे ठीक है, तो उस समय पेशेंस रखिए और फिर अगले राउंड पे 40 मिनट पे जाइएगा मेरे बच्चे। दूसरा, बहुत सारे बच्चे सीसेट की जो तैयारी कर रहे हैं और जो फंस रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। मैं गूगल फॉर्म इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दे रहा हूं। जो बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेके आए, जैसे मैं सोच रहा था कि हम कुछ बच्चों को ऐसी चीज प्रोवाइड करें कि मैथ में हम 2 क्लासें उसको दे दें, एक लाइव सेशन दे दें उसको और एक हम रिकॉर्डेड सेशन दे दें। जैसे मान लेते हैं चैप्टर है परसेंटेज, तो परसेंटेज का करीबन 1.5 से 2 घंटे की लाइव क्लास की जरूरत है और रिकॉर्डेड हम 10 घंटे की देते हैं। जिस बच्चे का टारगेट 23 ना हो गया, 28, 29, 30 है, वो 8-10 घंटे की रिकॉर्डेड वीडियो देखे और उससे अपनी परसेंटेज को बहुत मजबूत कर ले। लेकिन जिस बच्चे का टारगेट आने वाले 1-2 साल है, वो उतना ना पढ़े, वो जो लाइव में 1.5-2 घंटे की चीजें पढ़ाई जा रही उतनी पढ़े। मेरी कोशिश होगी कि हम लाइव में 45 घंटे में मैथ खत्म करा लें। रिकॉर्डेड हम लगभग 200 घंटे का कंटेंट साथ साथ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आपके पास समय है तो रोज आप धीरे धीरे उसको पढ़ते रहिए और अपने स्किल को और डेवलप करिए। लेकिन ये मैथ के 45 घंटे पढ़ने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीसेट इजीली मैथ के दम पे क्वालिफाई कर जाएंगे और इसी तरह से रीजनिंग और इंग्लिश। तो आप में से जो जो सीरियस कैंडिडेट इस तरीके के को चाहता है या इसमें चाहता है कि हम कुछ आपकी मदद कर पाए, तो आप मुझे बताइएगा, तो हम कुछ ना कुछ आपके लिए सोचेंगे और करेंगे। थैंक यू।